हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। हम पढ़ रहे थे द्वितीय क्रियाएं, ज्योग्राफी का अपना चैप्टर था। इस द्वितीय क्रिया वाला जो फर्स्ट पार्ट हमने कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो अभी इस क्लास में हम इसको करेंगे कंप्लीट। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और हम यहाँ पर थे उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। चलिए यहां से हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो देखो, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, हम इसे पढ़ चुके हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। फिर भी इसमें फिर भी इसमें जो है यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण की बात हो रही है कि विनिर्माण में क्या होता है, मशीनों से निर्मित माल को भी शामिल किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के लिए तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो कच्चा माल होता है उसको फैक्ट्री में भेज करके उसका पुनः निर्माण किया जाता है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है और उस बढ़े हुए मूल्य के माल को फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे मार्केट्स में जाके वहां पे बेचते हैं। तो वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है और प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और आगे बढ़ेंगे, इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। मतलब विनिर्माण मतलब क्या, उद्योग। ठीक है, तो इसको ऐसे देखा जाता है, जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अब देखो, इनका कोई कारखाना नहीं होता कि भाई पर्यटन उद्योग तो है लेकिन उसका कोई कारखाना नहीं होता है। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योग जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वस्तुओं को बनाना। अब तीसरा रहता है फिर प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग करना। तो आधुनिक उद्योगों में नया तकनीकी ज्ञान, शोध और विकासमान युक्तियां सम्मिलित की जाती है जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण और अदक्षता को समाप्त करना और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। फिर आता है संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। ये हम पढ़ रहे हैं उद्योगों की विशेषताएं। इसमें चौथा है संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। अब देखो, अनियमित भौगोलिक वितरण, कि उद्योगों का जो क्या होता है कि कहीं पर तो उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा स्थापित होते हैं, कुछ ऐसे इलाके जहां पर बहुत बहुत ज्यादा उद्योग हैं और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर बिल्कुल भी उद्योग नहीं होते। तो ये अनियमित भौगोलिक जो वितरण है उद्योगों का, इसका क्या कारण है। तो देखो, आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थान में सीमित हैं। तो वर्तमान में जो उद्योग है वो कुछ ही केंद्रों पर स्थित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। जिस देश में ज्यादा उद्योग, वो एक प्रकार से शक्ति का केंद्र बन गया। कारण क्या है कि पूंजी का निर्माण यहीं से होता है, पैसा जो है वो इन उद्योगों से जो है वो कमाया जाता है। तो ये एक प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती का संकेत होते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ से बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। तो कि भाई किसी स्थान पर बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित होते हैं जबकि कुछ ऐसे स्थान है जहां पर बहुत कम उद्योग होते हैं या न के बराबर होते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच, कि भाई कुछ ऐसे उद्योग वहां पर स्थापित होते हैं जहां पर उन्हें कच्चा माल प्राप्त हो सके। जैसे जहां गन्ना उत्पादन होगा वहां शुगर मिलें स्थापित होगी, जहां पे कपास का ज्यादा उत्पादन होता होगा वहां पे सूती कपड़ा मिलें स्थापित होती हैं। तो जहां कच्चा माल उपलब्ध हो सके, तो पहला पॉइंट रहेगा कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। अब दूर से अगर मंगवाएंगे तो उसका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा।
भारी वजन, सस्ते मूल्य, परिवहन और वजन घटाने वाले पदार्थों और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीपी स्थित होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग आदि। तो अब देखो, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, अब अगर दूर कहीं उसकी खदान है तो वहां से वो कारखाने तक लाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो इसलिए जहां निकलता है वहीं पर इसके उद्योग स्थापित हो जाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, जहां पे शुगर, जहां पे गन्ना उत्पादन होता है, तो गन्ना जहां उगाया जाता है उसके पास ही, क्योंकि अगर दूर ले जाएंगे तो गन्ना जो है वो सूखने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से जहां पे माल मिलेगा वहीं पर उद्योग स्थापित होंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा फिर इसमें होता है अनुकूल जलवायु। अब उद्योगों के लिए जलवायु का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो दूसरा पॉइंट रहेगा अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत में, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र मिलें जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें विकसित होती हैं। इसका कारण क्या है कि नमी वाले पर्यावरण का लाभ इनको मिलता है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कताई आसान हो जाती है। अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना का कार्य बड़ा कठिन होता है। जहां सम वातावरण होता है वहां पर उद्योग स्थापित होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसका तीसरा जो पॉइंट होता है वो है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, कि वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। प्राचीन काल में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, परंतु वर्तमान में जल विद्युत और खनिज तेल भी उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अब होता है नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। मतलब जहां सस्ता श्रम मिल सके, जहां पे सस्ते श्रमिक मिले, तो वहां पर फिर उद्योगों की स्थापना होती है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया। हालांकि अब पहले की तरह ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर फिर भी उद्योगों में अब भी कुछ विशेष प्रकार के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिकांश उद्योग सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हुए हैं। तो आज भी भले ही कंप्यूटर का युग है, भले ही स्वचालित मशीनें, ऑटोमेटिक मशीन्स बन गई हैं, पर फिर भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पे कुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे, जहां पे सस्ते श्रमिक मिलेंगे, वहीं पर उद्योग जो है वो लगाए जाने की स्थिति बनती है। फिर रहता है पूंजी की एक बात भी रहती है। तो किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। कारखानों के लिए जमीन, मशीनें, कच्चा माल, श्रमिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पैसे के बिना तो उद्योग स्थापित नहीं होगा। तो जहां पे पूंजी की उपलब्धता होगी उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तथा वहां पर जो है वो उद्योग काफी विकसित हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट इसमें रहता है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। तो देखो कि कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए एवं तैयार सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। माल को, कच्चा माल जो खेतों में जो पैदा होता है उसको कारखाने तक लाना पड़ेगा, वहां पर जो तैयार माल है उसको बेचने के लिए जो है वो मार्केट तक पहुंचाना होगा। तो आवागमन की सुविधाएं भी वहां पे देखी जाती है कि वहां पे रेल कनेक्टिविटी है कि नहीं है, जहाज़ों की कनेक्टिविटी है कि नहीं, सड़क मार्ग है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। तो यहाँ पे उद्योग ज्यादा जो है वो लगते हैं। फिर होता है एक पॉइंट होता है इसमें बाजार तक अभिगम्यता। मतलब बाजार भी नजदीक होना चाहिए। बाजार तक पहुंच कैसी है उसके आधार पर भी उद्योगों की स्थापना होती है। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक जो है वो उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। अगर बाजार ही नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अगर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो खपत कहाँ होगी उसकी। अगर मांग नहीं है अगर, तो फिर उत्पादन करना जो है एक प्रकार से घाटे का सौदा होता है। तो बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, यानी वहां के व्यक्तियों की क्रय शक्ति भी देखी जाती है कि वो लोग खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक होती है।
तो ये कुछ हमने देखे उद्योगों के स्थापित होने के लिए कुछ आवश्यक जो शर्तें होती है वो हमने यहाँ पे देखी। अब हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योगों का प्रकार देखेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसका वर्गीकरण देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि उद्योगों का मोटे तौर पर हम 4 प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। उद्योगों के वर्गीकरण का आधार बच्चों क्या होता है? एक तो होता है आकार के आधार पर उद्योग, कि भाई कुटीर उद्योग हो गए, कि बड़े उद्योग हो गए, कि छोटे उद्योग हो गए, कि है ना, ये हो गया आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दूसरा होता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर कैसे? जैसे मान लो कृषि से उत्पादन, कृषि जो उपज होती है, तो कृषि उपज से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। तेल जो पेट्रोलियम होता है उस पर जो उद्योग जैसे रिफाइनरी वगैरह होती है, तो ये जो है वो तेल से संबंधित उद्योग कहलाएंगे। खनिज से संबंधित उद्योग हो गए, केमिकल से संबंधित, वन आधारित उद्योग हो गए, पशु आधारित उद्योग हो गए। तो ये है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके बाद हम देखते हैं उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। जैसे मूलभूत उत्पाद हो गए और उपभोक्ता सामान हो गया। मूलभूत उत्पादन में जैसे लौह इस्पात उद्योग होता है। उपभोक्ता सामान में जो लोगों के खाने पीने की, लोगों के पहनने के लिए वस्त्र, ये प्रकार की चीजें होती है। और फिर एक होता है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसी व्यक्ति का अधिकार है उस पर, या सरकार का अधिकार है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, किस प्रकार के उद्योग हैं। तो ये जो है वो इस प्रकार से भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक एक करके देखते हैं। पहले अगर हम देखें आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो इसमें आकार में अगर हम देखें तो एक तो होता है कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। और इसमें जो है अगर हम बात करें कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, तो जैसे जो कलाकृतियां होती है, हाथ से बनाए जाने वाले जो खिलौने हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती है वो कुटीर उद्योग में आती है। फिर आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग और एक होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। अगर कच्चे माल के आधार पर देखें तो जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उसमें जैसे चीनी है, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र और कॉफी, चाय, रबड़, ये सभी आते हैं कृषि आधारित उद्योग में। फिर आता है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिजों में भी 2 प्रकार के खनिज होते हैं बच्चों। एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह इस्पात उद्योग और तांबा और एल्यूमिनियम उद्योग। अगर अधात्विक की बात करें तो इसमें सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, आदि आदि। फिर आता है एक रसायन आधारित उद्योग। तो इसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कृत्रिम रसायन, नमक है, रासायनिक उर्वरक है, ये सभी आते हैं रसायन उद्योग में। वन आधारित उद्योग जिसमें इमारती लकड़ी है, लाख है, तारपीन का तेल है, कागज है, ये वन आधारित उद्योग होते हैं। पशु आधारित उद्योग में चमड़ा है, ऊन है, ये पशु आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है। फिर रहता है मूलभूत उत्पाद के आधार पर, तो ये हम उधर वाले सारी चीजें देख चुके हैं। स्वामित्व के आधार पर होता है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उपक्रम। तो ये तो होता है इसका वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो एक बार थोड़ा सा विस्तार से जो हमने अभी पढ़ा है उसी को पढ़ते हैं। आकार के आधार पर होता है कुटीर उद्योग होता है, छोटे पैमाने का उद्योग होता है, बड़े पैमाने का उद्योग होता है। कच्चे माल के आधार पर देखें तो कृषि आधारित उद्योग होता है। अभी हमने देखा जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी है, ये जो है वो उद्योग होते हैं। खनिज आधारित उद्योग, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। उसके बाद उत्पाद के आधार पर देखें तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग। स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें, यहाँ पे स्वामित्व है ना, स्वामित्व, तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब एक एक करके इन सबको यहाँ पे विस्तार से देखा है कि भाई आकार के आधार पर जो होते हैं, तो आकार के आधार पर पहला होगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के लोग ही काम करते हैं, बाहर से श्रमिक नहीं मंगवाए जाते, मशीनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। तो परिवार के लोग मिलकर के जिन छोटे उद्योगों में काम करते हैं तो वो कहलाता है परिवार के सदस्यों द्वारा, तो वो जो है वो कहलाता है कुटीर उद्योग। इसमें क्या होता है, परिवार के सदस्य साथ ही साथ स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर में ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीजें जैसे बनाने, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग जो है वो कुछ चीजें बना रहे हैं, तो ये कुटीर उद्योग है। फिर होता है छोटे पैमाने के उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना बनता है, थोड़ा कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा उद्योग हो गया। यहाँ पे उत्पादन
ऊर्जा के से चलने वाली मशीनों और मजदूरों से थोड़ा काम किया जाता है। कुटीर उद्योग में तो बिल्कुल घरेलू लोगों के द्वारा घर पर ही काम किया जाता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में तो हल्के फुल्के मशीनरी का उपयोग किया जाता है, मजदूर जो है वो मंगवाए जाते हैं। कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर इसमें बाहर से भी मंगवाया जा सकता है। फिर आता है बड़े पैमाने के उद्योग। अब देखो बड़े पैमाने के उद्योग तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ श्रमिक जो कुशल श्रमिक है उसकी आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन अथवा उत्पादित माल के लिए बड़े बड़े बाजारों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। अधिक पूंजी और अधिक कच्चे माल की आवश्यकता भी इसमें पड़ती है। कुछ उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो बड़े पैमाने के उद्योगों के उदाहरण हैं। अब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की बात करें तो देखो कृषि आधारित उद्योग हो गया, पहले तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर एक खनिज आधारित उद्योग हो गया, फिर धात्विक उद्योग हो गया, धात्विक जिसमें धातु वाली जो खनिज होती है जिसमें लोहा है, एल्यूमिनियम है। अधात्विक जिसमें मुख्य तौर पर जैसे सीमेंट हो गया, इसके अलावा जो और जो उद्योग होते हैं इससे रिलेटेड जिसमें जो धातु नहीं होती अधात्विक होते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। उसके बाद रसायन आधारित उद्योग हो गया, फिर पशु आधारित उद्योग हो गया, वन आधारित उद्योग हो गया। तो ये हो गए। उत्पादन के आधार पर हमने देख लिया उपभोक्ता वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो उपभोग के लिए काम में ली जाती है वो उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, साबुन हो गया, चाय हो गई, है ना, इस प्रकार के। आधारभूत उद्योग हैं जैसे कि जो लोहा और इस्पात उद्योग है उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे लोह इस्पात उद्योग है। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा होता है जहाँ पे कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में होता है। और जो पूंजीवादी राष्ट्र होते हैं वहाँ पे पूंजीपतियों का अधिकार जो है उद्योगों पे होता है, ठीक है। निजी उद्योग जिस पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का होता है, उसका कोई मालिक होता है। भारत में जैसे टाटा है, बिरला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये सारे उद्योग, ठीक है। फिर संयुक्त उपक्रम होते हैं जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के काम करती है, तो वो संयुक्त उपक्रम हो गया, जैसे HPCL मित्तल। फिर है समूहन अर्थव्यवस्था। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं, उन्हें समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब बड़े उद्योग जो हैं उनसे कुछ छोटे छोटे उद्योग जो है वो लाभान्वित होते हैं। फिर धुएं की चिमनी वाला उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है, इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। फिर होते हैं स्वच्छंद उद्योग। तो देखो स्वच्छंद उद्योग में क्या होता है कि ये वो उद्योग है जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना, कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते, बल्कि संगठक पुर्जों पर जो है वो ये स्थापित होते हैं कि भाई थोड़ा माल यहाँ से मिला, थोड़ा वहां से लाया, थोड़ा वहां से लाया, ऐसे। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं, इस पर निर्भर नहीं करते हैं। ये उद्योग जो हैं इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, उत्पादन यहाँ पे कम मात्रा में होता है। इसमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। प्रदूषण जो है वो नहीं फैलता है और इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल एक ही अभिगम्यता होना जरूरी है। तो इनकी विशेषता है ना, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, छोटा पैमाने पर आ सकता है। तो भाई स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि जहां कच्चा माल मिलेगा वहीं पर स्थापित होगा, मतलब इन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। दूसरा ये होता है कि इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। फिर इसमें ना श्रमिकों की भी जो है वो ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर क्या होता है कि ये प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते और सड़कों का जाल होना चाहिए, सड़कों तक अभिगम्यता जो है वो इसमें होनी चाहिए, वहां पे स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग हमने इसकी विशेषता पढ़ ली। कृषि व्यापार, कृषि कारखाने, इसको भी हमने जो है वो पढ़ लिया। और लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि ये सभी के लिए आधार जो है वो प्रदान करता है। और लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं। और इसके बाद होता है प्रौद्योगिकी ध्रुव और फिर है जंग का कटोरा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पिट्सबर्ग है उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसको हमने कंप्लीट यहाँ पे किया है। अब ये जो कंप्लीट नोट्स है बच्चों, ये आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। RISE
ठीक है, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इस ऐप में आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो आपको हमारी जितने भी लिंक्स हैं, हमारे कोर्सेज के लिंक, ऐप के लिंक, वेबसाइट के लिंक, टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, आपको सभी लिंक्स प्राप्त हो जाएगी। तो उस लिंक से आप क्या करेंगे कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे जो नोटिफिकेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, साथ ही साथ जो पीडीएफ होती है वो भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो नंबर है हमारा 90 बच्चों 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और अगली नई क्लास में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।